हे गाइस वेलकम बैक। ये वाले वीडियो में हम लोग दो कोवर्किंग स्पेस के कंपनीज के बारे में बात करते हैं। उनके रिजल्ट्स के बारे में तो आई गेस हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उनके कॉन कॉल्स में क्या क्या हुआ और वो सारे इनसाइट्स आपके सामने में रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है EFC लिमिटेड और दूसरा का नाम है AWFIS करके। अब देखिए, सबसे पहले बिफोर आई टॉक अबाउट दीज टू कंपनीज, इनका नंबर्स क्या हुआ, इनसाइट्स क्या हुआ, राइट, मतलब इनका इनका गाइडेंस क्या है, रिजल्ट्स कैसे हुआ और छोटे छोटे सारे चीजें बिफोर आई डिस्कस दिस, फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट के लिए ये मॉडल में मतलब पैसे कैसे बनता है, ठीक है। और मैंने इस पे पहले भी वीडियोस बनाए, लेकिन मुझे लगा कि लाइक ओके, सिंस आई एम प्रीटी श्योर कि लाइक देयर आर मेनी ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए ये बेनिफिशियरी होगा। देखिए, अब सोचिए एक जो कोवर्किंग कंपनी होता है, ठीक है, एक कोवर्किंग ऑपरेटर जो होता है, जैसे ये आपका AWFIS हो गया या EFC हो गई, ठीक है, या एक तीसरा कंपनी है कॉन्टोर लिमिटेड करके, चलिए उसका भी नंबर्स में डिस्कस कर लूंगा, वो बहुत ही छोटी एक कंपनी है। तो ये तीनों कंपनी क्या है, ये कोवर्किंग या मैनेज्ड स्पेस का ऑपरेटर है। मतलब क्या है, एक मतलब उनका कोई खुद का रियल एस्टेट नहीं होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई लैंडलॉर्ड है जिनका लेट से आज 20-25 हजार स्क्वायर फीट का कोई एक पर्टिकुलर जगह है उस लैंडलॉर्ड का, और वो ढूंढ रहा है कि लाइक कोई उस जगह को ले ले, उसको भाड़े पे दे दे और वो अपना एक इनकम देख लेगा। तो बेसिकली ये कोवर्किंग कंपनी क्या करता है, लैंडलॉर्ड से बात करता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड से बात करने के बाद वो जगह को लैंडलॉर्ड से वो लेता है। अब लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता है, ठीक है, या फिर लैंडलॉर्ड के साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग करता है, ठीक है। अब ये सब मतलब पूरा जो रेंट पे करना है या प्रॉफिट शेयरिंग में जाना, ये सब के डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो सोचिए फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल वे में, वो 20,000 स्क्वायर फीट मैंने एज ए कोवर्किंग कंपनी लैंडलॉर्ड से ले लिया और मैंने लैंडलॉर्ड को बोल दिया कि हर महीने भाई मैं तुमको इतने रुपीज एक्स करके मैं रेंट पे करता रहूंगा। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है लाइक जो वो खाली जगह मुझे मिला उसमें मुझे वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन मतलब क्या, अब सिंस कोवर्किंग, राइट, आप सबको पता ही है, राइट, के लिए ये सारे कंपनीज कोवर्किंग कंपनीज क्या करते हैं ताकि ये कॉर्पोरेट्स को अपना फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस बना के दे। तो इनका क्या काम करना है, इनका लेट से फॉर एग्जांपल फिर पार्किंग का फैसिलिटी करनी है, पेंट्री का फैसिलिटी करना है, फिर वेरियस काइंड्स ऑफ क्यूबिकल्स बनानी है। फिर अब देखोगे इनका जो कोई अगर हुआ तो पूल टेबल बिठानी है, या आपका बड़े जो CEO जहां बैठता है वो जो कॉर्नर ऑफिस वो बनानी है, बहुत सारे मीटिंग रूम्स बनानी है, राइट। तो ये काम किसको करना पड़ेगा, कोवर्किंग कंपनी को करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 20,000 स्क्वायर फीट का ही एग्जांपल में बात करते हैं, उसमें लेट्स से वो कंपनी ने 100 सीट्स लगाया, 100 सीट्स लगाया। तो ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन से फॉर एग्जांपल द रियल एस्टेट मार्केट, बेस्ड ऑन से फॉर एग्जांपल के उस मार्केट का रेट क्या है, उस पे वो क्या करेगा, एक एक सीट का भाव लगाएगा। भाव मतलब से फॉर एग्जांपल फिर वो एक सीट को मतलब एक सीट को वो बेचेगा, ठीक है, एक रेंटल पे बेचेगा, गॉट इट। अब से फॉर एग्जांपल अगर दूसरे साइड में ये कोवर्किंग स्पेस के जो क्लाइंट्स है, ये क्लाइंट्स को एक बड़ा कॉर्पोरेट भी हो सकता है जो पूरा जगह ले ले, या फिर से फॉर एग्जांपल छोटे छोटे स्टार्टअप्स, SMEs, कॉर्पोरेट्स मिलके वो जगह को ले, गॉट इट। तो इन सब का पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनीज कैसे पैसे बनाती है, अल्टीमेटली उस कंपनी को अगर वो लैंडलॉर्ड को ₹X दे रहा है एंड द कंपनी इज मेकिंग ₹Y फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स, Y हैज टू बी मोर देन X ना, राइट। तो यहां पे बात आता है Y हैज टू बी मोर देन X एंड ऑल्सो हैज टू बी मोर देन द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस कॉस्ट जो ये कोवर्किंग ऑपरेटर को करना पड़ेगा। तो बेसिकली गेम क्या है, आप लॉजिकली सोचो, राइट। जैसे मैंने बताया यहाँ पे सीट्स का भाव आप रैंडमली नहीं बढ़ा सकते हो। मतलब सोचो अगर आपने एक कोवर्किंग स्पेस बनाया मुंबई के BKC में और दूसरा एक कोवर्किंग स्पेस आपने बनाया लेट से कैलकाटा के एस्प्लैनेड में, तो BKC में एक सीट आप ज्यादा रेट में बेच सकते हो देन लेट से कैलकाटा के एस्प्लैनेड में, है ना, बिकॉज वो BKC है, राइट। तो बेसिकली मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे इसीलिए सीट का भाव आप यूं बढ़ा नहीं सकते हो कि चलो कल बिजनेस अच्छा नहीं जा रहे तो चलो कैलकाटा का एस्प्लैनेड का जो सेंटर है उसका मैं सीट का भाव को बढ़ा देते हो BKC से भी ज्यादा। तो उससे क्या होगा, यहां भी आपका डिमांड का प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज योर क्लाइंट्स वोंट बी एबल टू, मतलब दे माइट नॉट बी रेडी टू पे यू दैट अमाउंट, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए यही है कि बात घूम फिर के आता है कि ये एक वॉल्यूम्स का गेम है, ठीक है। मतलब जितना आप ज्यादा सीट्स खोलोगे, जितना आप ज्यादा सेंटर्स को लोगे, उतना आप पैसे बनाओगे। तो ये जो कोवर्किंग कंपनीज है, अब आपको समझ में आया कि कैसे वो पैसे बनाती है। वेरी सिंपल है। अब ये दो तरीके से पैसे बनाते हैं। एक तो ऑफकोर्स सबको समझ में आया कि लाइक क्लाइंट्स आती है, उनका जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स को वो पूरा स्ट्रक्चर बना के देते हैं, क्लाइंट्स उनको रेंट पे करते हैं
उसमें वो क्या करते हैं, एक अपना हिस्सा रख के बाकी लैंडलॉर्ड को देते हैं और वो पैसे बनाते हैं। दूसरा, ये कोवर्किंग कंपनीज क्या करते हैं, ये डिजाइन के काम में भी है, फर्नीचर के काम में भी है, फिट आउट्स के काम में भी है। फिट आउट प्रॉपर्टी वो है जो लेट से फॉर एग्जांपल उसमें काम हो रहा है, मतलब वो प्रॉपर्टी में लेट से फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग का काम नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स का काम नहीं हुआ, तो ये कोवर्किंग कंपनी क्या करते हैं, यहाँ पे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, फिर उसके बाद जो भी मैकेनिकल काम होते हैं वो सारे इन सबको जुगाड़ करते हैं और इन सबको लेके ये काम करवाते हैं। और डिजाइन का भी काम होता है ना, मतलब सोचो फॉर एग्जांपल आज अगर टीसीएस ने कोई अगर एक फ्लेक्सी ऑफिस स्पेस आपसे ले रहे, ठीक है, एक मैनेज्ड ऑफिस आपसे ले रहे, तो टीसीएस भी आपको बोल देगा ना कि लाइक से फॉर एग्जांपल कि हम अगर ऑफिस बना रहे तो उसके इंटीरियर में हमें ऐसे ऐसे डिजाइन वगैरह चाहिए, गॉट इट। तो वो भी ये कंपनी काम करता है। कभी कभार वो सिर्फ डिजाइनिंग का काम करता है, ऐसा नहीं कि हर जगह में जहां पे डिजाइनिंग का काम करे वहीं पे उनको सीट्स भरना पड़े, गॉट इट। तो इनसे क्लाइंट से बहुत तरीके का रिक्वायरमेंट आ सकती है। कोई क्लाइंट ने बोला कि लाइक वहां पे एक स्पेस है, हमने ले लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उसका सिर्फ डिजाइनिंग का काम करो, आप फर्नीचर का सप्लाई करो, ठीक है। और या फिर से फॉर एग्जांपल कोई अगर एक लैंडलॉर्ड आके बोलता है कि मेरा एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का काम नहीं हुआ है, तो तुम वो करवा के मुझे दो, तो ये कोवर्किंग कंपनीज वो भी करवा के देते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो कोवर्किंग कंपनीज है इनका दो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। एक तो ऑफ कोर्स जो ये भाड़ा लेता है अपने क्लाइंट से, दूसरे साइड में वो अपना भाड़ा देता है लैंडलॉर्ड को, और बीच में वो डिफरेंशियल लेता है। ये हो गया एक सोर्स विच इज द प्राइमरी सोर्स विच इज 50, 60, 70% ऑफ द सेल्स। बाकी का जो पार्ट है वो है कि डिजाइन एंड फिट आउट वाला सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि कुछ टर्म्स पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज मैनेज्ड स्पेस। मैनेज्ड स्पेस का मतलब ये है कि मतलब लेट से अगर अपने लैंडलॉर्ड से वही 20,000 स्क्वायर फीट का पूरा जगह ले लिया और अपने क्यूबिकल बना लिया, सारी चीजें को रेडी किया, और लेट से अगर अपने एक क्लाइंट को पूरा दे दिया, मतलब क्या हुआ, ये उस क्लाइंट के लिए मैनेज स्पेस हुआ। मतलब अगर गूगल या टाटा का कोई कंपनी हुआ तो सिर्फ वही यूज कर पाएगा पूरा स्पेस को, ठीक है। दूसरे साइड में अगर वो मैनेज स्पेस नहीं होता है, अब यहाँ पे टर्म्स का इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे सुनोगे तो ये सारे टर्म्स यूज होता है बार बार, तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। और दूसरे साइड में ऑफकोर्स एज आई टोल्ड यू के लाइक बहुत सारे स्टार्टअप्स है, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब सोलोप्रेन्योर्स है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स है, जो आके एक साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा स्पेस आपका नहीं होगा। से आपका चेयर और कुर्सी और आपका एक टेबल होगा जहां पे बैठ के आप काम कर सकते हो, लेकिन अगला वाला कुर्सी कोई और का होगा। मतलब क्या है, वहां पे प्राइवेसी उतना नहीं होगा, गॉट इट। दूसरा चीज यहां पे ये है कि मैनेज्ड एग्रीगेशन का मतलब क्या है। आप सोचिए यहाँ पे मेन रिस्क क्या है कंपनीज का, ठीक है। इसको हम एसेट लायबिलिटी मिसमैच भी बोल सकते हैं। मतलब सोचो अपने लैंडलॉर्ड से वो 20,000 स्क्वायर फीट का तो जगह तो ले लिया, अब लेने के बाद लेट से लैंडलॉर्ड के साथ अपने 5 साल का लीज कर लिया, लेट से एक फिक्स्ड रेंट का कोई एक लीज कर लिया आपने, ठीक है। मतलब आप लैंडलॉर्ड को फिक्स्ड रेंट पे करोगे। क्या पता आज मार्केट अच्छा है, लेकिन 2 से 3 साल पहले लेट से उस मार्केट में लेट से डिमांड खराब हो जाती है, तो आपने जिन क्लाइंट्स को लाए, मतलब जो भी कॉर्पोरेट्स को लाए, आईटी, बीएफएसआई, कंसल्टिंग, कोई भी स्पेस का हो, लेट से फॉर एग्जांपल अगर उस कंपनीज में खराब हालत हुआ तो उनको तो अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा कंपनी से, तो वो भी कोवर्किंग स्पेस में अपना सीट्स को खाली करने लगेगा। तो यहाँ पे बात यही आता है कि अगर आपका ये फिक्स्ड रेंटल, मतलब यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड रेंटल का मतलब है कि एज अ कोवर्किंग ऑपरेटर आपका लैंडलॉर्ड को आपके प्रॉफिट से या रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ अपना रेंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर बिजनेस अच्छा हो रहा है, रेंट फिक्स्ड है, तो फिर यहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है कोवर्किंग कंपनी को। लेकिन सोचो यही रिस्क होता है ना कि अगर लेट से बिजनेस डाउन है, ठीक है, अगर लेट से डिमांड सिनारियो खराब हो जाता है फॉर अ कोवर्किंग कंपनी, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लाइंट्स मतलब छोड़ के जा रहे हैं इनको, बिकॉज क्लाइंट्स को ही बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो क्लाइंट क्या वो जगह में बैठ के कोवर्किंग कंपनी को भाड़ा देगा, तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर वो कोवर्किंग कंपनी फंस गया ना, बिकॉज एक तरफ से तो अपने क्लाइंट से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन उनको तो वो अपने लैंडलॉर्ड को तो भाड़ा देना ही पड़ेगा, राइट। तो वो होता है फिक्स्ड लीज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड एग्रीगेशन। मैनेज्ड एग्रीगेशन का टर्म का मतलब यही होता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एक एसेट लाइट मॉडल है। मतलब यहाँ पे लैंडलॉर्ड 20,000 स्क्वायर फीट का से मतलब जगह तो लाया, फिर लैंडलॉर्ड ने इन्वेस्ट भी किया, ठीक है। मतलब देखो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे लैंडलॉर्ड ने और भी इन्वेस्ट किया, और कोवर्किंग कंपनी ने क्या किया, वहां पे प्रोफेशनलिज्म लाया, सर्विसेज को लाया, मार्केटिंग किया, सेल्स किया, और उस जगह को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया, जो लेट से वो लैंडलॉर्ड नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट खराब भी होता है, तब क्या है, तब वहां पे
दोनों साइड में, मतलब यहाँ पे लैंडलॉर्ड और आपका कोवर्किंग ऑपरेटर दोनों यहाँ पे मिलकर धक्का खाएगा। तो यहाँ पे कोवर्किंग कंपनी का रिस्क थोड़ी सी कम है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे लैंडलॉर्ड अगर सब कुछ लेके ही आ रहा है, कैपिटल वही प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तो एसेट लाइट मॉडल हुआ ना। तो ये सारी चीजें हैं। और एएलएम रिस्क का मतलब वही है, वेरी सिंपल है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच कैसे, मतलब अगर लेट से अपने लैंडलॉर्ड को 5 साल 10 साल के लिए अपने वो लीज का एग्रीमेंट कर लिया, और यहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लाइंट आ ही नहीं रहा है जो लेट से 2 साल के ऊपर आपको पैसा दे रहे हैं, और आपको हर 2-2 महीने में आपका सीट्स खाली जा रहे हैं, तो यही हो गया ना एसेट लायबिलिटी मिसमैच। मतलब आपका यहाँ पे लोगों से पैसा आपके जेब में आ नहीं रहा है, लेकिन आपके जेब से पक्का पैसा निकल रहा है हर महीने, तो वो तो प्रॉब्लम ही हो गया। अभी ये कॉन्सेप्ट पे अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं AWFIS और EFC का, ठीक है। पहला पॉइंट तो है कि यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे देश में अगर आप देखोगे कि ये जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, कमर्शियल रियल एस्टेट का स्पेस ऑलमोस्ट मतलब हाई सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहा है, लेकिन ये जो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस का स्पेस है, ठीक है, समझो डिफरेंस। कमर्शियल रियल एस्टेट डजंट नेसेसरीली मीन फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस, लेकिन फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस कम्स अंडर कमर्शियल रियल एस्टेट का सेगमेंट। तो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस, ये जो मैनेज्ड ऑफिस का जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, इनका ग्रोथ बहुत तगड़ा है। तो ये जो AWFIS और EFC, इनको जब पूछा गया तो इन्होंने यही कॉन कॉल में बताया दैट द एंटायर फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस का जो सेगमेंट है दैट कैन ग्रो बिटवीन 15 एंड 30% के बीच में। मतलब यही है ना कि फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस का आज का जो मार्केट है, इट कैन बेसिकली डबल इन 4 years, अगर मैं 20% का एवरेज लेके भी चलूं। सो नाउ दैट इटसेल्फ गिव्स यू अ लॉट ऑफ गुड फीलिंग के लिए, ओके सेक्टर में बहुत अच्छा टेलविंड है। और यहाँ पे अगर मैं दोनों कंपनी का नंबर्स बताऊं, EFC का Q2 ओवर Q2 में सेल्स ग्रू 63%, और AWFIS जो सबका बड़ा कंपनी है, ठीक है, मतलब उसका साइज EFC से भी बड़ा है, मतलब आई थिंक इट्स मोर देन 2x इन टर्म्स ऑफ साइज। AWFIS भी 40% से ग्रो किया सेल्स को। नाउ व्हाट इज द अदर इंडिकेटर जो आपको पता है कि कोई कंपनी अच्छा कर रहा है, स्पेस अच्छा कर रहा है। सो AWFIS साल के बिगिनिंग में 30% का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, लेकिन अगर आप Q2 ओवर Q2 या H1 ओवर H1 देखोगे, पहले 6 महीने में द ग्रोथ रेट इज वे हायर देन 30%। तो मैनेजमेंट ने वही बताया कॉन कॉल में AWFIS का कि हम शायद गाइडेंस को बढ़ाए, लेकिन अभी नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ दिस फिस्कल विल ग्रो मच हायर देन 30%। तो ये भी एक अच्छी बात है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सारी चीजें हो रहा है, मतलब जैसे ये मैनेज वर्क स्पेस में डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये कंपनीज क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये मैनेज्ड स्पेस पे फोकस कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज के साथ। मतलब क्या है, सोचो आज ये गूगल हो, इंटेल हो, एप्पल हो, इनको अगर इंडिया में ऑफिस सेटअप करनी है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा उसका मैनेज स्पेस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं गूगल को कि देखो हमारे वहां पे, गूगल सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, मतलब क्या, लेट से हमारे यहाँ पे BKC में एक पूरा फ्लोर है जो सिर्फ हम गूगल के लिए, मतलब गूगल को बता रहे हैं आपके सारे एम्प्लॉयज के लिए हम रखेंगे, ठीक है, इतना सीट्स है, आपको ये फैसिलिटीज मिलेगा। लाइक मैंने जो वीडियो के बिगिनिंग में सारे जो फैसिलिटीज बोला, पार्किंग हो गया, पेंट्री हो गई, पूल टेबल हो गया, फिर आपका ये वॉशरूम्स वगैरह हो गई, सब कुछ ऐसे होगा कि आपको लगे ही नहीं कि से फॉर एग्जाम्पल वो एक गूगल का ऑफिस है इंडिया में, ऐसा लगेगा कि गूगल का ऑफिस है आपका यूएस में। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, ये जो काम लेट्स से और ये इनका रिस्क भी कम होता है। क्यों? जैसे अगर मैं AWFIS का बिजनेस मॉडल का ब्रेकअप बताऊं, तो इनका कुछ 66% रेवेन्यूज आता है सिर्फ कॉर्पोरेट से, ठीक है, बाकी का जो 30-35% है वो है छोटे छोटे SMEs और अपना छोटे बड़े साइजेस के स्टार्टअप्स के होते हैं। बट ऑल दिस कंपनीज आर टारगेटिंग द बिग कॉर्पोरेट्स। क्यों? बिकॉज अगर आपका बिग कॉर्पोरेट्स मिल गया, मतलब पूरा स्पेस एक कॉर्पोरेट को दे दिया, राइट, मतलब क्या, इन कॉर्पोरेट्स के साथ भी आप एक लॉन्गर टेन्योर, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, तो वो जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच का बात किया वो नहीं होगा। वर्सेस सोचो ना, आज अगर लेट से आपने एक मतलब किसी से वो भाड़ा लिए पूरे जगह में, सब कुछ खर्चा वर्चा करके उसको रेडी किया, उसके बाद से फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज बेटर फॉर यू, सिर्फ क्या मतलब अगर अपने गूगल को पूरा दे दिया जगह, या फिर से फॉर एग्जांपल आप हजारों स्टार्टअप्स को दे रहे हो। तो इन कंपनीज का यही कहना है, मैं जो देखा हूं एक चीज कॉन कॉल्स पढ़ के इनका Q1 में अभी Q2 में, दे प्रेफर मोर ऑफ द बिग कॉर्पोरेट्स देन से फॉर एग्जांपल दी स्टार्टअप्स। बट हैविंग सेड दैट, उनका मैनेजमेंट ये भी बताता है कि यहाँ पे क्या है ना, सबका मार्जिन्स अलग होते हैं, राइट, सबका डेज अलग होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं। सो वी शुडंट ऑलवेज पेंट इट विद वन ब्रश कि दिस इज गुड और दिस इज बैड। बट देन हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने बताया AWFIS का 70% जो क्लाइंट्स है वो कॉर्पोरेट से आते हैं ऑलमोस्ट, बाकी आपका वो दोनों सेगमेंट से आते हैं। EFC का अगर मैं बात करूं, EFC का आई डोंट नो मैंने यहाँ पे लिखा कि नहीं, लेकिन EFC का भी वही है, उनका कॉर्पोरेट का क्लाइंट्स का जो पोर्टफोलियो है, मैनेज स्पेस का जो पोर्टफोलियो है, दैट इज अ बिग चंक टू देयर टोटल पोर्टफोलियो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा चीज यही है कि
यहाँ पे जब कंपटीशन का बात करते हैं तो इनका मैनेजमेंट एक ही चीज बताते हैं, दोनों का मैनेजमेंट एक ही चीज बताते हैं कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में है। ठीक है, ये पहले भी बहुत ऐसे छोटे छोटे कोवर्किंग ऑपरेटर्स हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो टॉप का 3 4 5 6 कोवर्किंग कंपनीज है, दे आर एक्चुअली ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन द छोटे कोवर्किंग स्पेस। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े कोवर्किंग स्पेस और बड़ा बन रहा है। ठीक है, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और ये नया शहरों में जा रहा है। तो सोचो, आप अगर एक कॉर्पोरेट हो और आपका लेट से फॉर एग्जांपल 4 शहरों में प्रेजेंस है, अगर चारों शहरों में लेट से ईएफसी या AWFIS है, तो आप तो डायरेक्टली AWFIS को चारों शहरों का कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे ना, rather than looking for new co-working companies in different states। तो उसमें क्या है, मतलब डिफरेंट सप्लायर्स चुनो, डिफरेंट लड़ाई करो, है ना, मतलब वहां पे खर्चा भी ज्यादा, हेडेक भी ज्यादा, रिटर्न भी कम। सो ये हो गया बात। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बात किया कि कॉन कॉल पढ़ के मुझे ऐसे कहीं पे नहीं लगा कि डिमांड में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर से फॉर एग्जांपल एसेट का ये जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो सकती है, कोई मतलब ऐसा कुछ चीज नहीं है कॉन कॉल में। इनफैक्ट ये लोग यही बता रहे कि जैसे मैंने बताया, ये जो फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में आ रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर कोवर्किंग स्पेसेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ईएफसी का एक चीज बता दूं रिसेंटली। अच्छा चलिए, यहाँ पे काम करते हैं, अब दोनों का अलग अलग से बात करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पिक्चर भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज जो भी कॉमन सिनेरियो था मैंने ऑलरेडी डाल दिया। ठीक है, तो अभी अगर ईएफसी को देखोगे, जैसे उनका बात किया, सेल 63% से ग्रो किया, दूसरे साइड में इनको बहुत तगड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। आई थिंक इनका पैट आई थिंक ग्रीव कुछ 400% के आसपास, आई थिंक 7 करोड़ से 35 करोड़ हो गया। ठीक है, सो इसका क्या मतलब, जो कंपनी यहाँ पे इज ग्रोइंग एट अ मच फास्ट पेस और उसके साथ इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। दूसरे साइड ये है ईएफसी का, अगर मैं बोलूं तो उनका मैनेजमेंट ने यही बताया कि देयर इज एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, बीएफएसआई, स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स कंपनीज, कंसल्टिंग कंपनीज एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल कैप्टिव कंसल्ट्स या कंसल्टेंट या जो भी बोलते हैं जीसीसी करके, मतलब ये गूगल एप्पल टाइप का। ठीक है, जो इंडिया में आते हैं, तो यहाँ पे देयर इज अ बूम अक्रॉस सेक्टर्स और सबको ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस चाहिए रादर देन अ फिक्स्ड प्लेस जहां पे वो कंपनी सिर्फ रेंट पे करेगा एंड ऑल दैट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब कंपनी का देखो, कंपनी का वो ये कि रेंटल पेड टू रेंटल रिसीव्ड इज 45:100। मतलब क्या, जो मैंने वो समझाया था आपको, मतलब अगर आपने लैंडलॉर्ड को 45 रुपए दे रहे हो तो मिल कितने रहे, वही सेम प्रॉपर्टी में 100 रुपए मिल रहे, तो 100 - 45 इज इक्वल टू 55, जो बिफोर देयर अदर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बनता है ईएफसी का पैसा, है ना। तो हमें ये रेशियो भी देखना पड़ेगा कि कितना रेंट तुम दे रहे हो वर्सेस कितना रेंट तुम्हें मिल रहा है। गॉट इट। और अगर ये रेशियो मतलब से फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं, इसमें गैप जितना आएगा उतना मेरे लिए अच्छा है ना। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि रेंटल पेड इज लाइक 70, रेंटल रिसीव्ड इज 100 गोइंग फॉरवर्ड, मतलब क्या, गैप छोटा हो रहा है, मतलब कंपनी का मार्जिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो वही वाला पॉइंट है। और यहाँ पे एक बात बता दूं, ये कोई भी कंपनी हो, ईएफसी हो या AWFIS हो, ये गेम है आपका वॉल्यूम ग्रोथ का। ठीक है, क्योंकि सीट का जो भाव बढ़ता है वो भाव बढ़ता है रियल एस्टेट मार्केट के अनुसार। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी ने लेट से 60% या 50% या 40% से ग्रो किया, उनका मेजॉरिटी ग्रोथ आता है आपका वॉल्यूम ग्रोथ से। ठीक है, वैल्यू ग्रोथ उतना आता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इनको कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम ग्रो करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ इनको मार्जिन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट। क्योंकि अगर तुमने मार्जिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, दैट इज द फर्स्ट क्लू कि तुम्हारे यहां पे एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो सकता है, मतलब वो स्टॉक अभी प्रॉब्लम में पड़ सकता है। गॉट इट। सो यहां पे लेकिन हैविंग सेड दैट, जितना तुम ज्यादा से ज्यादा सीट्स खोलोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सो अब यहां पे आता है ये कंपनी का, जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि लाइक ईएफसी का इनका कुछ 45-46,000 का सीट्स है, AWFIS का आज कुछ 1.1 lakhs का ऑपरेशनल सीट्स है, तो AWFIS इज मोर देन 2x द साइज ऑफ ईएफसी। ठीक है, और इन कंपनीज का वही कहना है, मतलब अगर मैं ईएफसी का बताऊं तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इन अ वे कि लाइक इन लोगों ने क्या किया, Q1 में इन Q1 इन्होंने क्या किया, 2-3 नया बिल्डिंग्स ऐड किया। ठीक है, मतलब अब जब आप नया बिल्डिंग्स वगैरह ऐड करते हो तो क्या होता है, उसी दिन तो सीट भरता नहीं है लेकिन खर्चा आपको लेना पड़ता है। सो इसी वजह से अब ईएफसी में देखोगे Q2 में उन्होंने सिर्फ कुछ 35-3600 का सीट ऐड किया, बट दे आर वेरी बुलिश ऑन ग्रोइंग दो सीट्स इन द नेक्स्ट 2 quarters, बिकॉज अभी वो बिल्डिंग भी आ गया, राइट, और उसके बाद ऑफ कोर्स उसका सारे काम भी हो गया। अभी ऑफ कोर्स इन एज वी स्पीक अभी वो सारे सीट्स भरते जा रहे हैं, है ना। और हमें ये भी देखना पड़ेगा इनका ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट भी बताएगा, जैसे रेंट पेड टू रेंट रिसीव्ड का रेशियो देखते जाना है, ट्रैक करते जाना है, ऑक्यूपेंसी रेट भी देखते जाना है, वो भी 2 कैटेगरी का, कि पुराने जो 12-12 महीने पुराने जो भी बिल्डिंग्स था उनका ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, और जो नया चालू हो गया उनका भी ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। ठीक है, सो ये हो गया बात।
अब ईएफसी का बात करूं तो एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट इज अराउंड 90%। और अगर मैं AWFIS का बोलूं ना, उनका ऑक्यूपेंसी रेट भी कुछ 80% के ऊपर ही है। आई थिंक द नंबर, मैं आपको नंबर बताता हूं, उनका ऑक्यूपेंसी का नंबर, हाँ उनका ऑक्यूपेंसी का नंबर है कुछ मतलब सारे अगर मैं मिला के बोलूं, सो मिला के आई थिंक 84-83% के आसपास होता है। सो सब कुछ तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईएफसी का अगर मैं थोड़ा बहुत और बात कर लूं तो इनके एक फर्नीचर का बिजनेस मॉडल भी है। तो बेसिकली ये वही बता रहे कि हम अगर मैनेज स्पेस ऑपरेटर है, उसके साथ साथ अगर हम फर्नीचर का भी सप्लाई करें तो ये बिजनेस के लिए अच्छा है। एंड दे आर सेइंग कि फर्नीचर बिजनेस अगले साल से पैसा बनाएगा। ओके, ये हो गया। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने यही बताया कि अपना प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ेगा, बिकॉज बिल्डिंग वगैरह का खर्चा वर्चा तो हो गया, राइट। अब आगे जाके क्या होगा, सेम खर्चे के ऊपर सेल्स बढ़ता रहेगा तो मार्जिन्स और बढ़ेगा, सीट्स और बढ़ेगा, सब कुछ तो ठीक है बिजनेस पे। तो इन्होंने क्या किया, अभी ईएफसी, अब देखो जितना आप छोटे से बड़ा बनोगे ना, उतना आपको बड़ा क्लाइंट्स भी, आपको बड़ा कॉर्पोरेट्स मिलेगा। जैसे इनको रिसेंटली आप देखोगे टीसीएस से कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो बेसिकली अब इनके पास 40-50,000 का सीट्स है, इसीलिए तो वो टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अगर कोई एक बहुत छोटा कोई एक ऑपरेटर होगा, उनको बड़े कॉर्पोरेट्स कैसे देगा, है ना। बड़े कॉर्पोरेट से तो क्लाइंट से ऑर्डर नहीं आएगा। तो ईएफसी से, ये सब टीसीएस और होबार्ट से अभी ये कॉन्ट्रैक्ट आने लग गया है। एंड ऑफ कोर्स उनका वही है कि लाइक जो इनका कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है, दैट नंबर गोज अप विथ से फॉर एग्जांपल दैट नंबर मींस यहाँ पे टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज विथ टीसीएस इज ऑलवेज हायर देन से फॉर एग्जांपल द टेन्योर दैट यू कैन डू विद एन एवरेज एसएमई कंपनी, है ना। सो ये हो गया बात। अब इनका टारगेट क्या है, अब इनका टारगेट है दे वुड वांट टू रीच टू 70,000 सीट्स बाय FY25 एंड। अभी कितना सीट्स है, 50,000 के आसपास, 45 to 50। तो ये क्या बता रहा है, 50 से वो 70 में जाएगा, मतलब यहां से भी सीट्स अगले 6 महीने में 40% से ग्रो करेगा, ठीक है। अब तो ऑफकोर्स हमें ट्रैक करके देखना पड़ेगा, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जो इतना बढ़िया गाइडेंस दे रहे हैं, जो इतना बढ़िया ऑक्यूपेंसी का रेट दे रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिकली सेक्टर में बहुत तगड़ा टेलविंड है ना। तो ये हो गया इनका। एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का तो एक गाइडेंस था कि लाइक FY25 में दे वुड डबल सेल्स ओवर FY24, और इनका वही है, मतलब Q2 में आप बोल सकते हो कि 73% से क्यों ग्रो किया, बट देन ऑफ कोर्स दे कैन मेक इट अप इन Q3 एंड Q4, देखना पड़ेगा। बट ऑल आई एम सेइंग इज डायरेक्शनली ईएफसी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। सो ये हो गया बात। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ कंपनी को यही पूछा गया था, एक एनालिस्ट ने ये पूछा कि आप जब नया जगह में जाके या फिर एग्जिस्टिंग कैचमेंट एरिया में जब आप नए ऑफिसेस खोल रहे हो, आपका गारंटी क्या है कि आप वो सीट को भरोगे। तो उन्होंने वही बोला कि हमारा सालों का एक्सपीरियंस है, एंड जहाँ पे हम ऑफिस खोलते हैं उससे पहले हम बहुत तगड़ा मतलब रिसर्च वगैरह करते हैं। तो जब हम ये सब करके जब ऑफिस खोलते हैं, राइट, या फिर ये जो मैनेज्ड ऑफिस का बात किया, बहुत टाइम क्या होता है, ये कंपनीज सिंस ये बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और फिर मकान मालिक के पास जाके वो घर लेते हैं। घर मतलब यहाँ पे वो जो कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको ठीक ठाक करते हैं और फिर उस क्लाइंट को दे देते हैं, है ना। तो ये हो गया बात। और ईएफसी में तो सब कुछ ठीक है, मतलब दे कैन आराम से डबल देयर सेल्स, और उनका ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, वो भी बहुत बढ़िया बात है इनका। एंड सब कुछ तो ठीक है इनका। ईएफसी का अभी मैं बता सकता हूँ कुछ 8 सिटीज में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, 8 सिटीज में स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इनके पास कुछ अप्रोक्सीमेटली मतलब टोटल सीट्स जैसे मैंने बताया 50,000 के आसपास है। अब इनका जो बिगर वाला कॉम्पिटिटर है, बड़े कॉम्पिटिटर, वो AWFIS है। अब देखो AWFIS का कुछ आज आप देखोगे फिट आउट को मिला के मैं बोलूँ, ऑपरेशनल प्लस फिट आउट सीट्स मिला के मैं बोलूँ 1,30,000 के आसपास है। और उन्होंने ये बताया कि साल के एंड से पहले हमारे 1.5 लाख के ऊपर सीट्स बन जाएगा। अब पॉइंट यही है, AWFIS कैन नॉट ग्रो एट द पेस एट विच EFC इज ग्रोइंग, बिकॉज AWFIS का नंबर ऑफ सीट्स आर मच हायर ना, तो हायर बेस में उस रेट से ग्रो करना डिफिकल्ट है। लेकिन यहां भी जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, AWFIS का गाइडेंस था 30% से ग्रोथ, लेकिन Q2 ओवर Q2 में सेल्स ग्रू 40% के आसपास, ठीक है। तो मतलब क्या, तुमने जो गाइड किया तुम उसको आउट परफॉर्म कर रहे हो, विच इज एक्चुअली अ गुड साइन। और यहाँ पे वही है कि पुराने जो सेंटर्स है, जो 12 महीने पुराने जो सेंटर्स है, दो सेंटर्स आर यू नो दो सेंटर्स हैव एन ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 84-85%। और पिछले एक साल के अंदर जो भी खोले, AWFIS का बात कर रहा हूँ, वहां पे इनका ऑक्यूपेंसी रेट कितना है सीट्स का, 73-75%। मतलब नया सेंटर्स में भी ऑक्यूपेंसी इज गोइंग अप एंड पुराने सेंटर्स का ऑक्यूपेंसी रेट इज ऑल्सो गोइंग अप। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 40% का जो सेल्स ग्रोथ है, उसमें लेट से 35% आया है वॉल्यूम ग्रोथ से। वॉल्यूम ग्रोथ कहां से आया, नया सेंटर का सीड भर के और पुराने सेंटर में ऑक्यूपेंसी
एफिशिएंसी बढ़ा के, ठीक है। और उसके बाद आता है तुम्हारा वैल्यू ग्रोथ, जो 3 4 5% होता है बेस्ड ऑन द से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट मार्केट में जैसे ग्रोथ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, अगर इनका वॉल्यूम ग्रोथ चला गया तो सब खत्म। और ये वॉल्यूम ग्रोथ तभी जाएगा जब लेट्स से फॉर एग्जांपल इनका क्लाइंट से डिमांड कम होगा, राइट। तो जब तक इनका वॉल्यूम ग्रोथ और इनका मार्जिन एक्सपेंशन होते रहे या एटलीस्ट मार्जिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन एंड डैंडी विद देम। सो ये हो गया बात। अब इनका तो मैंने आपको टारगेट वगैरह भी बता दिया। AWFIS अभी क्या कर रहे हैं, ये सब गुवाहाटी, फिर उसके बाद जयपुर, फिर आई थिंक नोएडा, और ऐसे भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब टायर 2 सिटीज में भी ये लोग अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड में ये लाइट को ऑन कर देता हूँ। हाँ, सो ये गुवाहाटी हो गया, ये बहुत सारे टायर 2 सिटीज में भी इनको बहुत ग्रोथ दिख रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंटली अ लॉट ऑफ टायर 2 सिटीज में भी अपना प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया बात। और ये कंपनी का एक अच्छी बात है AWFIS का, जो मतलब EFC तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल था, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को 7 करोड़ से 40 करोड़ के आसपास लेके गया। AWFIS जो लॉस में था बिफोर टैक्सेस एंड एक्सेप्शनल आइटम इन Q2 ऑफ लास्ट फिस्कल, अभी इस बार कुछ 40 आई थिंक 14-15 करोड़ का कुछ पैड भी दिखा दिया। सो ये बात तो सही है। ये लोग लग्जरी वर्क स्पेस में भी घुस रहे हैं। ये लोग अभी आई थिंक हैदराबाद का हाईटेक सिटी, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर बेंगलोर, यहाँ पे 4-5 लग्जरी स्पेसेस रख रहे हैं। मतलब यहाँ पे लग्जरी मतलब वही वर्क स्पेस ही है, लेकिन एक सीट का एवरेज भाड़ा होगा 50% हायर देन से फॉर एग्जांपल कोई एक नॉर्मल कोवर्किंग सीट से, गॉट इट। तो यहाँ पे लग्जरी फील देगा क्लाइंट्स को। और अभी ऑफ कोर्स प्रीमियमाइजेशन का तो खेल चल ही रहा है, तो इनको लगता है कि ये सब अच्छा करेगा। ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड देखा जाएगा कि लाइक, और बिकॉज यहाँ पे अगर आपने लग्जरी कोवर्किंग स्पेसेस बेच पाया तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन और बढ़ेगा, है ना। तो बिकॉज आपका यहाँ पे मार्जिन ज्यादा होगा एज अ कोवर्किंग ऑपरेटर, बिकॉज आपका क्लाइंट यहाँ पे दे वुड कम, ऑफ कोर्स दे वुड गेट दैट लग्जरी वाला फील। यहाँ पे फैसिलिटीज एम्यूनिटीज सब बेटर होगा, लेकिन मार्जिन भी ज्यादा होगा फॉर द कोवर्किंग ऑपरेटर। सो ये हो गया AWFIS का, सब कुछ तो ठीक है। इनका कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका वही है जैसे मैंने बताया, 70% क्लाइंट उनका GCC मतलब यही वो ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनीज जो है गूगल वगैरह, ठीक है, ये वही को टारगेट करते हैं। अपने लग्जरी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये वो लग्जरी का जो प्रॉपर्टीज मतलब को वर्किंग स्पेस, इनमें वो GCC वाले को ही ज्यादा टारगेट कर रहे हैं रादर देन इंडिया के SMEs एंड स्टार्टअप वाले को, ठीक है। तो ये हो गया बात। ये लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी आई थिंक BKC में एक पर्टिकुलर फ्लोर पूरा बना रहे हैं। और उसके साथ साथ ये प्रेस्टीज ग्रुप के साथ, प्रेस्टीज जो रियल एस्टेट कंपनी है, उनके साथ भी ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपने डिजाइन और फिट आउट और वो सब कैटेगरी में। सो बहुत अच्छा है। ये कंपनी भी वही बताया कि टॉप 4 प्लेयर्स आर कैप्चरिंग मार्केट शेयर। फिर उसके बाद ऑफकोर्स इन्होंने वही बताया कि बिजनेस में उतना सीजनैलिटी नहीं है इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि Q2 इज वीकर देन Q3 और Q3 इज स्ट्रॉन्गर देन Q4। इन्होंने वही बोला कि जब फेस्टिव पीरियड होता है तो कुछ दिनों के लिए इधर उधर लोग मतलब आगे पीछे हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, बट देन हैविंग सेड दैट देयर इज नो सच सीजनैलिटी। प्लस मुझे तो ये भी लगता है इनका बेस इतना छोटा है ना, छोटे बेस वाले कंपनीज को उतना सीजनैलिटी दिखता नहीं है, बिकॉज पुराने साल से इस साल में तुम्हारा ग्रोथ इतना तगड़ा होता है कि इफेक्टिवली सीजनैलिटी उतनी आती नहीं है। सो यही है पॉइंट। इनका जो डिजाइन एंड फिट आउट एंड बिल्ड का जो पार्ट है AWFIS का, द मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि वो वाला पार्ट भी 30-35-40% से ग्रो करेगा। एंड मैनेज्ड ऑफिस भी तो ग्रो ही कर रहे हैं अच्छे रेट से। सो एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे दोनों कंपनी जिनका सेल 60% 40% से है, दोनों का गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों का नंबर ऑफ सीट एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के कॉन कॉल में कोई ऐसे दिक्कत नहीं आया किसी में कि हम सीट्स भरेंगे या नहीं भर पाएंगे, कोई डाउट नहीं है इनमें। इनका है कि तो हम तो पक्का ही भरेंगे, ठीक है। और जो भी नया सीट्स आ रहे हैं वो इंस्टेंटली लोग उनको लेते जा रहे हैं, ठीक है। डिमांड सिनेरियो एकदम रोबस्ट है यहाँ पे इस सेक्टर में। अब लास्ट वाला कंपनी है उसका आई गेस मैंने कॉन कॉल मैंने सुना नहीं, मैंने सिर्फ उसका रिजल्ट देखा। जैसे कॉन्टोर स्पेस, ये कॉन्टोर स्पेस का मैं बोल सकता हूँ ये सबसे छोटी कंपनी है, ठीक है। इनका कुछ 2-2.5 हज़ार के आसपास का कोई सीट्स होगा कंपेयर टू AWS जिनका 1,30,000 का सीट्स है और EFC जिनके पास 50,000 का सीट है। कॉन्टोर का कितना बोला मैंने, 2,500 के आसपास सीट्स है पिछले क्वार्टर में। अब क्या है ना, इनका हर क्वार्टर नंबर नहीं आता, ये हाफ ईयरली आती है, तो ये SME स्टॉक है आई गेस। तो इनका जब पिछले बार का जो मैंने कॉल सुना था तो मैनेजमेंट ने ये बताया था कि हर साल हम सीट्स को डबल कर सकते हैं और 2,500 से अगले साल 5,000, फिर 5,000 से अगले साल 10,000, 10,000 से अगले साल 20,000, गॉट इट। तो इस तरीके से हम ग्रो करेंगे। तो इस बार का जो नंबर आया H1 में, तो नंबर्स तो इन लाइन ही है, मतलब इनका सेल्स ग्रो 76% YOY इन H1। फिर उसके बाद
इनका पैड ग्रू 50%। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये लगा कि लाइक इनका थोड़ा बहुत मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, बट देन अगेन हैविंग सेड दैट शायद वो भी हुआ होगा जो ईएफसी में हुआ ना, इन अ वे के लाइक शायद इन्होंने नया एक स्पेस लिया हो जिसका खर्चा भी ज्यादा हुआ हो और जो लेट से H2 में बेनिफिट ज्यादा देगा। इसीलिए तो कॉन कॉल सुनना बहुत क्रिटिकल होता है कि अगर मार्जिन घटता भी है तो उसका रीजन क्या है। क्या आप लेट से फॉर एग्जाम्पल एसेट लायबिलिटी मिसमैच को रिस्क करके मार्जिन घटा के बिजनेस को ग्रो कर रहे हो? वैसे वॉल्यूम ग्रोथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए जो बिना मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज करे। लेकिन क्या होता है ना, अकाउंटिंग के एंगल से, मतलब जब भी आप से फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस में कोई एक्सपेंशन करते हो तो लेबर का खर्चा, सारे मेंटेनेंस का खर्चा आपको डे वन में लेना पड़ता है और उसका रेवेन्यू मतलब एक्रेशन होता है इन द कमिंग क्वार्टर्स, राइट। तो उस क्वार्टर में क्या लगता है, उस क्वार्टर में लगता है कि मार्जिन घट गया, बुरा है, लेकिन वो बुरी बात नहीं है। क्यों? बिकॉज वो तो तुम तो एक्सपेंशन के लिए कर रहे हो, आगे जाके सीट्स बढ़ ही जाएगा, है ना। तो ये रहा तीनों कंपनी का 60%, 70%, 80%, 40% का ग्रोथ। कॉन कॉल में सब कुछ ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, और कुछ तो आई गेस कोई चीज नहीं है मतलब यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स ये सारे कंपनीज का वही है कि ये कंपनीज बाय द वे रीट्स के कंपनीज नहीं है। कुछ लोग मुझे ये पूछते हैं कि रीट्स अलग है कि नहीं। रीट्स एकदम अलग है, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये सब को वर्किंग ऑपरेटर्स है, ठीक है, जो मैनेज स्पेस में रहते हैं, ठीक है। सो यही हो गया, और बाकी तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो आपको अगर ये स्पेस में मतलब कोई अगर डाउट हो, इनसाइट्स जाननी हो, कोई सवाल पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।